नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देहरादून में पॉलिटेक्निक संस्थानों के मेधावी छात्र छात्राओं को द्वितीय प्रतिभा अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश के राज्यपाल ने कार्यक्रम में शिरकत की और राज्यपाल गुरमीत सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने इस दौरान सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान 36 छात्रों को 7 शिक्षकों को सम्मान दिया गया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी होती है जब इस तरह के छात्र छात्राएं अपने संस्थानों के साथ में राज्य का नाम रोशन करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये छात्र और छात्राएं आने वाले समय में देश का भविष्य बनेंगे। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कहा कि पॉलिटेक्निक संस्थान ये प्रयास करेगा कि उनके संस्थान का बच्चा अच्छे नंबर लेकर आए। तो तकनीकी के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बदलाव पॉलिटेक्निक में देखने को मिलेगा। दूसरा प्रतिभा अलंकरण समारोह हुआ और अत्यंत खुशी हुई, क्योंकि जिस परिवार के अंदर में अपनी उत्कृष्टता, सफलता और एक्सीलेंस को सेलिब्रेट किया जाता है, वो परिवार सदा ही सुखी रहता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाते हैं। आज का जो इवेंट था, सच कहूं तो प्रतिभा की पूजा की है, लेकिन उससे भी ज्यादा आज हमने टेक्नोलॉजी को, पॉलिटेक्निक्स को और हमारे टेक्निकल एजुकेशन को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी और सम्मान दिया है। आज जितने भी छात्र छात्रियां हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। उनके साथ उनको शिक्षकों को भी, और सबसे जो टचिंग बात थी कि जो अलुमनी हैं जो हमारे पॉलिटेक्निक से पहले पढ़े हैं और आज के दिन में इंडस्ट्री के अंदर में, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन के अंदर में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया। देखिए, मैंने यही कहा कि इसको मैंने इसलिए उनको जब मैंने तकनीकी शिक्षा को कहा कि इनके कारणों का पता लगा है। क्या कारण है कि अगर हर इंस्टीट्यूट, हमारी हर पॉलिटेक्निक संस्थान अगर ये प्रयास करेगा कि मेरे यहाँ का बच्चा मैं अपनी ब्रांच में सर्वश्रेष्ठ रूप से सर्वश्रेष्ठ नंबर लाकर के प्रदेश में नंबर 1 आए, तो निश्चित रूप से तकनीकी शिक्षा में एक बहुत बड़ा सुधार होगा। और उस सुधार की आवश्यकता है, इसीलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा से इसीलिए हमने बनाया, जैसे आपने बताया कि आज डिजिटल इंडिया का जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसके अनुरूप हम लोग लगातार अपने पॉलिटेक्निक्स को उनकी अवस्थापना सुविधाएं देने के साथ साथ डिजिटल लेबोरेटरी और डिजिटल लाइब्रेरी दोनों को हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और तकरीबन विगत वर्ष हमने 25 पॉलिटेक्निक्स को इसमें जोड़ा है और बाकी 49 पॉलिटेक्निक्स को पाइपलाइन उनकी प्रक्रिया थी, ऑलमोस्ट सभी अत्याचार पूरी हो गई है। मैं बेसिकली चंपावत की हूँ और मैंने यहाँ बीएसए की एमपीपीएस से अपना डिप्लोमा लिया था गारमेंट टेक्नोलॉजी में, जिसमें मैं अपने कोर्स की टॉपर रही हूँ और मुझे यहाँ से मेडल, सर्टिफिकेट वगैरह मिले हैं। हाँ, उत्साह पूरा है और प्राउड भी बहुत फील हुआ है। एक तो मेरे पापा आईटीबीपी में थे, तो मतलब आईटीबीपी में थे, आईटीबीपी एक्सपायर हैं वो, तो मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने उनका नाम भी रोशन किया है करके। और छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और छात्रों के उनको भी यहाँ आना चाहिए। टेक्निकल अपने लिए सीखा जाता है, मतलब स्किल्स वगैरह उनकी। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक हुई। आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की और वहीं बैठक में भी सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और शासन ने उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के हित के लिए सभी कुलपति अपनी विशेषता के आधार पर एक शोध प्रस्तुत करें। वन यूनिवर्सिटी, वन रिसर्च लोगों के विकास के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के शोध एवं अनुसंधान का लाभ लोगों को मिलेगा, इसकी सार्थकता भी बढ़ेगी। और बैठक में सभी कुलपतियों ने शोध किए जाने वाले विषयों पर अपने अपने प्रस्तुतिकरण भी दिए। बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर दंपति पर स्वास्थ्य केंद्र में मनमानी और मरीजों से अभद्रता करने के लगातार आरोप लगा रहे हैं और इसी के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सपा कार्यकर्ता, सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव
अरविंदर यादव के नेतृत्व में भी जुटे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और आरोप है कि डॉक्टर दंपति ने स्वास्थ्य केंद्र को रेफर सेंटर बना दिया है और मरीज के साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने भी राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन भी दिया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर कोमल शुक्ला को भी सौंपा गया। सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंदर यादव ने भी कहा कि डॉक्टर दंपति मनमानी कर रहे हैं और स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार नहीं दे रहे हैं। अत्यंत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में समस्त उत्तराखंड के अंदर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको एक रेफर सेंटर बना दिया गया है। उसी क्रम में आज हम बाजपुर में बैठे हैं। बाजपुर के अंदर जो यहाँ डॉक्टरों की पूर्ति की गई, कुछ डॉक्टर यहाँ भेजे गए, लेकिन लगातार हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं कि जब भी कोई यहाँ दुर्घटना घटती है तो अगर कोई यहाँ पे अपनी दवाई लेने आता है या कोई इलाज कराने आता है तो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो लगातार उनको एक रेफर सेंटर की पर्ची बनाकर दे देते हैं कि यहाँ इलाज की सुविधा कोई नहीं है। जबकि मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे कुछ बेड भी बनाए गए हैं और जो बाजपुर क्षेत्र में स्थित हमारी एक कारखाना है पॉलीप्लेक्स, उसके द्वारा लगातार इस अस्पताल की मदद की गई है। डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार ढहने के कारण चक्राता की एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि मानसिंह बाला रोड स्थित डीएवी पीजी कॉलेज कैंपस के पीछे की दीवार देर रात को भरभरा कर गिर गई। आपको बता दें कि दीवार की चपेट में कनिष्क सहायक पुरोला डिग्री कॉलेज सुष्मिता तोमर और उसका भाई आ गया। इसमें सुष्मिता तोमर की मौके पर मौत हो गई, जबकि भाई बाल बाल बच गया। भाई का उपचार दून अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई। युवती की मौत के बाद में छात्र संगठनों ने रात भर प्रदर्शन करते हुए प्रचार डॉक्टर आरके जैन के आवास का घेराव भी किया और न्याय की मांग की है। डीएवी मैनेजमेंट बात करने जाएगा तब तक कॉलेज नहीं खुलेगा और इसमें पूरी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो है प्राचार्य और मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट ने जब ये महाविद्यालय बनाया उसके बाद मैनेजमेंट ने कभी इसकी देखरेख के लिए मतलब देखने नहीं आई कि यहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंगें कैसी हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे दीवारें कैसी हैं। एक बार कॉलेज बना करके छोड़ दिया बस। उसके बाद हमने पूर्व में ज्ञापन भी दिया था, जिसमें कि ज्ञापन हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमारी कॉलेज की जो बिल्डिंगें हैं, ये म्यूजिक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, हमारी जूलॉजी की बिल्डिंग और कॉलेज की चारों तरफ जो दीवारें हैं, जो पुस्तकालय है, ये सब बहुत बुरी स्थिति में है और ये बताता है कि किसी जान माल की हानि भी हो सकती है। आपसे जल्द से रिपेयर करवाइए। मसूरी में बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए नगरपालिका सभासद जसवीर कौर ने एसडीएम को ज्ञापन देकर शहर में बढ़ते नशे पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मसूरी शहर की महिलाएं सभासद जसवीर कौर के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम से मसूरी में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की। आपको बता दें कि जसवीर कौर ने कहा कि आज पहाड़ों की रानी मसूरी नशे की रानी बनकर रह गई है। नशे के कारोबार करने वाले लोग बड़े आराम से मसूरी में नशे के कारोबार को कर रहे हैं और छोटे बच्चे युवाएं इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिससे घर बर्बाद हो रहे। वहीं बच्चों और युवाओं के परिजन भी काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि नशे की लत की वजह से ही अपने घर में चोरी कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि जिससे अपराधों की संख्या में भी इजाफा हो रहा। कि बढ़ते नशे को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और नशे पर लगाम लगाने की मांग की गई है, क्योंकि लगातार मसूरी जो है वहां पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और सभासद जसवीर कौर ने सौंपा है ज्ञापन, जिससे बढ़ते नशे को लेकर एसडीएम को ये ज्ञापन सौंपा गया है ताकि त्वरित कार्रवाई की जाए।
महिलाएं आई थी जिसमें शिकायत किया गया है कि मसूरी नगर पालिका और शहर के अंदर जो है नशे की लत में और नशे की समस्या है। तो इसमें भी मैंने एसएचओ को बोला है कि इसमें त्वरित कार्रवाई करें, टीम बना के अभियान के तहत इसमें कार्रवाई करें और समस्त ऐसे स्थल जहां से शिकायतें आ रही हैं कि जहां पे नशे की कार्रवाई अधिक हो रही है उस पर त्वरित कार्रवाई करें। कई मेडिकल शॉप्स की भी शिकायत आई है कि कई जो दवाई इस संदर्भ में मेरी बात हुई अभी पुलिस से, तो उनका कहना है इन्होंने इंस्पेक्शन भी किया है मेडिकल शॉप। इसको हमेशा इंस्पेक्शन करती रहेगी और अगर इसमें कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर नशा जो है मसूरी के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये पहाड़ों की रानी ना होकर ये नशे की रानी बन चुकी है। आप देखिए हाथी पांव, जॉर्ज एवरेस्ट, कैमल बैक रोड, इधर सेंट मैरी के पीछे इधर इतना नशा बिकता है, कहां से आता है कुछ पता नहीं। पुलिस भी कई बार पुलिस को कंप्लेंट कर चुके हैं परंतु यहाँ पर कोई भी इसके लिए एक्शन नहीं ले रहा। और अब तो मसूरी में भांग और चरस तो छोड़िए, यहाँ पर स्मैक भी आने लग गई है। छोटे छोटे बच्चे स्मैक का नशा कर रहे हैं जिसको चिट्टा कुछ बोलते हैं और वो बच्चे इस प्रकार कई कई दिन तक घर नहीं आ रहे और स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में हमने देखे। महिलाएं आई थी जिसमें की लत में और नशे की समस्या है। उत्तराखंड में जेंडर आधारित बजट को लेकर प्रदेश सरकार की कवायद तेज है और इसी के तहत कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में सभी विभागों को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के जरिए सभी विभाग महिलाओं के उत्थान और उनके विकास को लेकर प्राथमिकता तय की गई है और इसी के तहत में आगामी बजट की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी इस सेमिनार का उद्घाटन हुआ है और 2 दिनों तक सभी विभागों की ओर से जो भी प्राथमिकताएं तय की जाएंगी उसके बाद में आगे की रणनीति भी तैयार होगी। आपको बता दें कि 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री हैं जो उन्होंने कहा कि ये सेमिनार 2 दिन का है और इसके अनुसार जो है वो बजट जो है वो तय किया जाएगा और साथ ही ये बजट जो है उस पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी बात की गई है। और फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मैं कह जी सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL was leading eco-friendly paper from agro residue. मैं कह जी सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL was leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के नूर में हुई हिंसा को लेकर देश भर में रोष है। फरीदाबाद, पलवल, होडल से लेकर गुरुग्राम तक इस आग की लपटें देखने को मिली। सड़क किनारे जलती सैकड़ों गाड़ियां, दहशत भर देने वाला आसमान में फैलता नफरत का धुआं, इन तस्वीरों से किसी का भी दिल दहल उठेगा। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। उस पर पथराव के बाद 2 समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। इस दंगे में कई लोगों की मौत हुई और कई लोगों के जख्म अभी भी हरे हैं।
ऐसा नहीं है कि ये यात्रा को पहली बार निकाली जा रही थी, इससे पहले भी यात्रा उत्तराखंड में जेंडर आधारित बजट को लेकर प्रदेश सरकार की कवायद तेज है और इसी के तहत कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में सभी विभागों के 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार के जरिए सभी विभाग महिलाओं के उत्थान और उनके विकास को लेकर प्राथमिकता तय की गई और इसी के तहत आगामी बजट की रूपरेखा भी तैयार की गई। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अभी इस सेमिनार का उद्घाटन हुआ है और 2 दिनों तक सभी विभागों की ओर से जो भी प्राथमिकताएं तय की जाएंगी उसके बाद ही रणनीति तैयार होगी। देखिए, वैसे तो आप जानते हैं 2007-8 से हम लोग जेंडर बजट प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो पर्याप्त कहना चाहिए, संतोषजनक कहना चाहिए, उस नाते कहीं ना कहीं हमें अभी भी उसमें आवश्यकता है कि उसमें और सुधार लाएं। और महिला सशक्तिकरण जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, आधी आबादी आज महिलाओं की है। विभिन्न क्षेत्रों में आज भी महिलाएं कुछ मामलों में बहुत आगे भी हैं, काम भी अच्छा करती हैं। ऐसे में हमारी देश की सरकार, माननीय मोदी जी सरकार, यहाँ दामी सरकार, समावेशी विकास की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें जेंडर बजट में क्या हम प्रावधान कर सकते हैं, कैसे हम और अच्छा सुधार ला सकते हैं, उसके लिए 2 दिवसीय ये कार्यशाला यहाँ आज आयोजित की गई है। मैंने कहा है अपने तमाम अधिकारियों से कि सब लोग यहाँ जो 2 दिन के कार्यशाला के अंदर जो अच्छे सुझाव आएंगे उनको नोट करें, कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये उसमें हम लोग सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की और राज्य और केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हल्द्वानी की नाबालिग छात्राओं के साथ में यौन उत्पीड़न करने वाले 65 साल के श्याम धनक पर राज्य सरकार ने मौन रूप धारण करके बैठी है। दसौनी ने भी कहा कि नवरात्रि में बालिकाओं के सम्मान से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें करने वाले सत्तारूढ़ दल की महिला नेत्रियों ने भी सांप सूंघ गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला और बाल विकास मंत्री महिला होने के बावजूद इस पूरे प्रकरण पर सन्नाटे में क्यों है। इसकी शिकायत मिलने के बावजूद हल्द्वानी पुलिस 1.5 महीने तक फाइल को दबाकर क्यों बैठी हुई है और राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही। देखिए, देश और प्रदेश के बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण इशू थे जिनको आप सबके सामने उजागर करना बहुत ही जरूरी था। पहला मामला है हल्द्वानी के श्याम धनिक का, जो कि एक दृष्टिबाधित संस्था के संस्थापक हैं। 113 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और सभी की उम्र 18 वर्ष से कम है। वहां विकलांग बच्चे पढ़ते हैं, कुछ मूक बधिर हैं, कुछ दृष्टिबाधित हैं और रसूखदार लोगों के साथ इसके गहरे संबंध हैं। श्याम धनिक जो कि 65 साल का एक बुजुर्ग है, वो कई वर्षों से दृष्टिबाधित छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। अफसर गहरी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। एक बच्ची ने साहस जुटाया जिसके साथ दुराचार श्याम धनिक ने किया। उसने पत्र लिखा पुलिस विभाग को और उसमें 2 अपनी सहेलियों के नाम भी उसने लिखे, लेकिन पुलिस विभाग को 1.5 महीना लग गया श्याम धनिक की धर दबोच करने। मुजफ्फरनगर में पूजा कश्यप की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। आपको बता दें कि पूजा की शादी रुड़की में हुई थी, जिसके बाद में पूजा ने जो है सुसाइड करने का मामला भी सामने आया। वहीं परिजनों का भी कहना है कि उसकी हत्या उसके ससुराल वालों ने की है। परिजनों ने कहा कि जो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए वे हत्यारे आज खुलेआम घूम रहे हैं और अब इंसाफ के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। वहीं एसएसपी ऑफिस हरिद्वार में पुलिस को शिकायत पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी जांच को ट्रांसफर कराने की मांग की है और मौके पर एसपी क्राइम अजय गणपति ने भी बताया कि पूजा कश्यप की शादी रुड़की में हुई थी, जहां पर अभी तक आत्महत्या की बात सामने आई है। कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी जिसमें पूजा कश्यप नाम की लड़की ने 3 अक्टूबर को अपने ससुराल में सुसाइड कर लिया। तो जिसके बाद कंप्लेंट प्राप्त होने पर हमने इसमें मुकदमा कर लिया है, जिसमें विवेचना सीओ रुड़की कर रही थी
तो विवेचना से उनके परिवार वाले जो है वो अनसेटिस्फाइड थे, तो वो आके इन्होंने आज रिप्रेजेंटेशन दिया था। विवेचना उसकी चल रही है। मुजफ्फरनगर से ये अंबर तराव पे लड़की भी आई थी हमारी, और ये 27 जून में, अभी 2023 27 जून में शादी हुई थी। इस लड़की का इन्होंने कत्ल कर दिया 3 जून में, 3 सितंबर को, और कत्ल करने के बाद सूचना भी नहीं दी। फिर ये लड़के जो है इनकी ससुरे ने फोन करा इनके करने के बाद दोबारा कि लड़की ने जो आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। ये मामला जो है ये लोग आए, हम लोग आए, सब लोग देखा, सब कुछ परिवार ने भी देखा। लड़की नीचे लेटी हुई थी, गले पे निशान था लड़की के, यहाँ चुन्नी पड़ी हुई थी, और लड़की बगैर मेकअप की थी। फिर मेकअप कर दिया गया, जलाने की पूरी तैयारी थी लड़की की। सीओ वहाँ की साज खाई हुई थी इससे। तो पूरा मामला उन्होंने पहले ही जो है, क्योंकि 5-4 घंटे का मामला हो रहा था, इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। पेशकार वहाँ का इन्हें धमका रहा, वो जो जा रहे हम जा रहे, कहने लगा जो ये तो आत्महत्या कर रखी, इनके पास कौन सा पैमाना जिससे ये पता लग जाएगा कि कहने आत्मा हैंगिंग का केस है। लड़की थी, 27 जून की शादी थी लड़की की, और इन्होंने देख मार दी 3 महीने के अंदर अंदर, और कार्रवाई कुछ नहीं कर रही। वहाँ गए रुड़ की कुछ भी वो नहीं कर रहे, कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई इन जनों को फिर छोड़ दिया गैलो गैली। नाम क्या आपका? नाम सुमित्रा जी। नैनीताल के वीरभट्टी के पास मदरसे में हाल ही के दिनों में प्रशासन ने भारी अनियमितता पाई है। आपको बता दें कि जहां पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की गई और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा ये निर्देश भी दिए गए थे कि प्रदेश के अंदर संचालित सभी मदरसों की जांच की जाए, और ऐसे में नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने भी कहा कि जिले के अंदर जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच चल रही है, और अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो उससे संबंधित मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से एक निर्देश प्राप्त हुए हैं वीरभट्टी में मदरसे वाला जो इशू आया था सामने, उसके बाद कि सभी जगह जहां इस तरह के संस्थान चल रहे हैं वहां उनके पंजीकरण के विषय में अन्य जो अनियमितताएं होती हैं उनके विषय में जांच कराई जाए, और सभी जगह ये इंश्योर करा जाए कि बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है किसी प्रकार का समझौता न हो, उनके शिक्षा में किसी प्रकार का समझौता न हो, और साथ ही जो पंजीकरण के मानक हैं या अन्य जो नियम राज्य सरकार की ओर से इस तरह की संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। हल्द्वानी पहुंचे सचिव विनोद कुमार सुमन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, और इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिले में चल रहे सभी विकास कार्यों का पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से समीक्षा की, और साथ ही अधिकारियों को सीएम घोषणाओं के कार्यों पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने शासन स्तर पर भी लंबित योजनाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आने के आश्वासन भी दिया, और विभागों के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। ये समीक्षा जो हम लोग कर रहे हैं, हर एक सचिव जिलों में जाके हर एक महीने अलग अलग जिलों में समीक्षा कर रहे हैं, और जिले में जो काम चल रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि क्या गतिरोध है, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या शासन स्तर से कोई इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। अगर है तो शासन स्तर पर हम लोग मामले को उठाएंगे और वहां से समाधान कराएंगे। प्रयास ये किया जाएगा कि जिले में जो काम चल रहे हैं विधिवत चले, अच्छे तरीके से चले, गतिशीलता के साथ चले। खटीमा रोड पर आवारा पशुओं की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला टनकपुर बनबासा राजमार्ग पर एक स्कूटी सवार दंपति हादसे का शिकार हो गया। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि मौके पर पुलिस मौजूद थी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में शिकार हुए पंकज जोशी और उनकी पत्नी पूजा जोशी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।